जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। ये क्लास जो आपका पीईटी का पेपर लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। संविधान में कुछ ना पढ़ के जाइए, लेकिन ये 3-4 टॉपिक जरूर पढ़ के जाइए। अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और संविधान संशोधन। ये 4 टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हैं तो यकीन मानिए कि वैसे भी बहुत ज़्यादा वेटेज तो है नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा तो 4 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, एक भाग से, एक अनुच्छेद से, एक अनुसूची से, एक संविधान संशोधन से। तो इन 4 टॉपिकों को, छोटे-छोटे टॉपिक हैं, इनको पढ़ के जाइए। 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण है कम से कम 1 से 50 तक इसको जरूर पढ़ के जाइए। 12 अनुसूचियां पढ़ लीजिए, 22 भाग हैं उसको पढ़ लीजिए और कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसको पढ़ लीजिए। पॉलिटी आपकी आधे से ज्यादा समाप्त हो गई, क्योंकि ये पीटी का पेपर है, इसमें बहुत डीप नहीं पूछेगा। तो इन 3-4 टॉपिकों को हम लोग ध्यान में रखते हुए तेजी से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हम जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो महत्वपूर्ण भाग हैं, जो अनुसूचियां हैं और संविधान संशोधन है। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कह रहा है, ये क्लास पीटी के लिए है प्लस जो आरओ का पेपर है उसके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों लोग इसको देख सकते हैं और जो आरओ देने जाएगा वो पीटी का पेपर संभवतः देगा ही देगा। तो चलिए, अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में कहाँ जानकारी दी गई है? अनुच्छेद 1 में। देखिए जो भाग है आपका, भाग 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक है। 1 से 4 तक अनुच्छेद किसमें है? भाग 1 में है। और 5 से 11 तक भाग 2 में है, 12 से 35 तक भाग 3 में है। हम लोग भाग भी देखते हुए चलेंगे, तो पहले भाग 1 के 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं में परिवर्तन। ये कौन करेगा भैया? तो ये संसद करेगी। ये भी सवाल पूछा जाता है, कौन करेगा? संसद करेगी, ना कि राष्ट्रपति महोदय करेंगे, है ना। राज्य की सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो कौन करेगी? संसद करेगी। संसद करेगी। कैसे करेगी? साधारण बहुमत से करेगी। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 हमने देख लिया। 4 उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखेंगे भाग 2 में 5 से 11 तक। अब हम देखेंगे भाग 2 में 5 से 11 तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको। भाग 2 अनुच्छेद की बात करें अगर, आर्टिकल, तो 1 से 4 हो गया भाग 1 में, 5 से 11 तक जो है, 5 से 11 तक भाग 2 में है। भाग 2 क्या कहता है भैया? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब 5 से 11 तक में कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। चलिए, 5 में क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, जो जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय जो नागरिकता है उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 5। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए, नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। बस इतनी चीजें याद रख लीजिए। नागरिकता संबंधी नियम कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाती है। बस इतनी चीजें वहां से पूछी जाती हैं और नहीं पूछा जाएगा। अब हम आ जाएंगे भाग 3 में, जो क्या है? भाग 3। अब भाग 3 की बात कर लेते हैं हम। भाग 3 में है, ये सब पूछा जाता है। भाग 3 में क्या है? तो आप बताएंगे फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं। मौलिक अधिकार है किसमें? भाग 3 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से लेके 35 तक है। 12 से 35 तक है। अमूमन 12 और 13 में, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 13 में बताया गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस लेवल तक उन कानूनों को रद्द कर सकती है। तो 12-13 में ये बताया गया है। और 14 से लेके, देखिए इसमें कई पार्ट है, पांच भागों में बांटा गया। पहले 6 था, बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके मौलिक अधिकारों से विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो अब वर्तमान में अगर पूछे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप बताएंगे कि 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरीके से 6 हैं। तो अब हम देखेंगे 14 से 18 तक में। 14 से 18 तक पहले हम देख लेते हैं। 14 में क्या है? समानता का अधिकार में
विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 में। सीधे सीधे सवाल पूछता है, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कोई, यही बात कह रहा है अनुच्छेद 15, है ना। तो 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 15 में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव कोई नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर नहीं करेगा, जाति के आधार पर नहीं करेगा, लिंग के आधार पर नहीं करेगा, जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेगा। तो पूछा जाता है ये क्रम कितने प्रकार से भेदभाव की मनाही की गई है? 1, 2, 3, 4, 5। तो आप बताएंगे 5 प्रकार से। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 16 में क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट है, लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता। सरकारी कोई भी वैकेंसी आती है या कोई अवसर मिलता है सरकार की तरफ से, तो उसमें सबको जो है समान अवसर मिलना चाहिए। अवसर की समानता की बात की गई है किसमें? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत। सीधे पूछ देता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? तो आप बताएंगे 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत तो हमने देखा 14 से 18 तक समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। अब देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो दूसरे पार्ट में आता है फंडामेंटल राइट्स के। 14 से 18 तक हमने देख लिया, अब 19 से 22 तक देखेंगे। 19 में क्या कह रहा है? 19 में क्या कह रहा है भैया? 19 में कह रहा है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता यानी कि फंडामेंटल जो स्पीच है, फंडामेंटल जो राइट्स है आपका, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं जाके बस जाने की स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से व्यापार करने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता पूछा जाएगा किसमें है? प्रेस की स्वतंत्रता तो आप बताएंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 19 ए में, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता 19 ए में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 20 में क्या है? 20 में क्या है भैया? अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उसमें दोष, अगर आप दोष सिद्ध हैं तो उसमें आप संरक्षण कैसा मिलेगा? अनुच्छेद 20 बताता है। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपके जीवन की रक्षा भी होगी, आपके शरीर की भी जो स्वतंत्रता है उसकी भी जो है आपको अधिकार है, अपने बॉडी की स्वतंत्रता और अपने प्राण की स्वतंत्रता। यानी कि कह सकते हैं आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, और अपने शरीर की भी जो है रक्षा कर सकते हैं, उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 का देखिए, जब का खा जोड़ा जाए ना, तो ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। जब का जोड़ा जाए, खा जोड़ा जाए या ABCD करके जोड़ा जाए, तो ये भी ध्यान देना है कब जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 का क्या कह रहा है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। किस किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएं। देखिए ये चीजें 3 जगह है, मौलिक अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व में भी है, मौलिक कर्तव्य में भी हम देखेंगे। तो तीनों जगह देखेंगे हम इसको। तो अनुच्छेद 21 का जो है शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रावधान हो तो आप बताएंगे, चाहे वो अनुच्छेद 21 का हो चाहे 45 में हो, तो आप बताएंगे कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 2002 में ये जोड़ा गया है। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 का में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट रखिएगा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 क्या कहता है? मिटा दे इसको, चलिए। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है भैया? अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। आप जब गिरफ्तार होंगे तो आपको वकील वगैरह करने की जो है स्वतंत्रता होती है, वही सब बात बता रहे हैं अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 और 24 इंपॉर्टेंट है। 19 से 22 हमने देख लिया। पहले देखा समानता का अधिकार, उसके बाद दूसरे में देखा स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 समानता का अधिकार, दूसरे में स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक। अब 23 और 24 में हम देखेंगे, 23 और 24 में हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। यानी कि किसी मानव को न खरीदा जाएगा, अब न बेचा जाएगा, और किसी से बलात्श्रम जो है नहीं कराया जाएगा, जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। अगर ऐसा कराता है कोई तो अनुच्छेद 23 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। उसका ये अधिकार अनुच्छेद 23 देता है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है।
तो यही बात की गई है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। कारखानों में जो बालक हैं उनको जो है नियोजित नहीं किया जाएगा, उनको काम करने के लिए मनाही की गई है। अनुच्छेद 24 में क्या कहता है? कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अच्छा, पूछ देता है कि कितने वर्ष तक के बालक को? तो 14 वर्ष से 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने से मनाही की गई है। अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है भैया? 14 से 18 देख लिया, 19 से 22 देख लिया, 23 और 24 देख लिया। अब 25 से 28 अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। 25 में क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसके बाद उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ये सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद 26, 27, 28, 26, 27, 28 और 29 ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है पेट के हिसाब से, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। 25 के बाद आप देखेंगे 26 में 26 या 27 की बात करें, 28, 29, 30, 29 याद रख लीजिए, ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट 29 पूछा जाता है। क्या है 29 में? 28 भी कई बार पूछा गया। 28 में राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो 28 में कहा गया है। 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 और 31 और 32, अनुच्छेद 29 और 30। 29 में हमने बता दिया अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है, और 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। उसके बाद आ जाते हैं 12 से 35, फिर 33, 34 सेना से संबंधित है 35 तक। उसके बाद 36 से 51 तक हम देखेंगे। अब डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 देख लिया हमने, अब भाग 4 देखेंगे। भाग 4 डीपीएसपी है। डीपीएसपी है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। भाग 4 में है। भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करेगा, अगर आर्टिकल की बात करेगा तो ये 36 से लेके 51 तक है। 36 से लेके 51 तक है। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट, यहीं से सवाल पूछ देता है कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है या किस भाग में है, तो आप बताएंगे कि भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51 तक है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद वहां से भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? थोड़ा सा तेजी से हम लोग देख लेते हैं। उनतालीस क्या कह रहा है? 36, 37 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 39 में देख लेते हैं, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जो है उसकी बात करता है 39 में। 39 का इंपॉर्टेंट है, 39 का इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है कि राज्य सरकार जो है सबको समान तरीके से न्याय देगी और निःशुल्क जो है विधिक सहायता देगी। यानी कि कह सकते हैं कि जो कोर्ट कचहरी का मैटर है, अगर वो कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको जो है सरकार अपनी तरफ से वकील करेगी, वही बता रहा है, निःशुल्क विधिक सहायता देगी। अनुच्छेद 39 का कहता है। अनुच्छेद 39 जो है ए कहता है। अच्छा, 39 बी भी है, 39 बी भी है, थोड़ा सा 39 बी या खा कह सकते हैं, खा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण किसमें है? अनुच्छेद 39 खा में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, पूछा जाए कि ये जो है कब शामिल किया गया है? संसाधनों का उचित वितरण जो है वो कब शामिल किया गया है?
तो ये जो है कब शामिल किया गया है, जरा कमेंट करके हमको बताइएगा आप लोग। अब हम देखेंगे 40, इंपॉर्टेंट है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करेगी, अनुच्छेद 40 कहता है। और इसी के द्वारा आपने देखा होगा कि 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है किसके आधार पे, बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत, कितने, त्रिस्तरीय पंचायत की बात की है। त्रिस्तरीय पंचायत की बात की है बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्हीं के आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, या अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 कहता है। और फिर 42 और 43 में अगर बात करें तो 42 में काम न्याय संगत हो, मानवीय दशाएं अनुकूल हो, प्रसूति सहायता वगैरह की बात करता है अनुच्छेद 42 में। और 43 में निर्वाहन मजदूरी और कुटीर उद्योगों की बात करता है। किसमें, 43 में। 43 खा में क्या कहता है, 43 का में निर्वाहन मजदूरी और कुटीर उद्योगों की स्थापना वगैरह की बात करता है। 43 खा में सहकारी समितियों का संवर्धन की बात करता है 43 खा में। और ये कब जोड़ा गया, सहकारी समितियों का संवर्धन की बात अगर करेगा तो ये कब जोड़ा गया है भैया, ये जोड़ा गया है 97वां संशोधन 2011 के द्वारा। चलिए अनुच्छेद 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता कहाँ लागू है, तो गोवा एकमात्र राज्य है जहां पे ये चीजें लागू हैं। अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। उसके बाद अनुच्छेद 46 और 47 यहाँ नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 46 में SC/ST से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। किसमें, अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। 47 में क्या है भैया, तो आप बताएंगे पोषाहार, इंपॉर्टेंट है, पोषाहार, मद निषेध किसमें है, 47 में। उसके बाद 48 में क्या है, 48 भी याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहां नहीं दिया गया है उस हिसाब से। कृषि एवं पशुपालन, कृषि और पशुपालन 48 में है। 47 में पोषाहार मद निषेध है। 47-48 हो गया। अब 48 का जो है हम लोग देखेंगे। 48 का में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ये किस में है, 48 का में है। सिर्फ सुनते चलिए चीजों को, अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अनुच्छेद, अनुसूची और जो संविधान संशोधन करके जोड़े गए, हम तीनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। ये एग्जाम में पूछा जाएगा और ये समय है कि बस जितनी ज्यादा चीजें हो सके अब नजरों से गुजार दीजिए, है ना। रिवीजन और रिवीजन होना चाहिए बस। तो अगर आपने पहले पढ़ा है तो सिर्फ सुनते चलिए, देखते चलिए चीजों को कि चल कैसे रही हैं चीजें, है ना। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, 48 का पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीव का संरक्षण। अब 48 का हमने बताया जहां का खा होगा वहां जोड़ा गया है कुछ, तो जोड़ा गया है 48 का जो है, ये कब जोड़ा गया है, ये भी सवाल बना के पूछ देता है। तो आप बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, अनुच्छेद 48 का। उसके बाद अब हम देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं। अब देखेंगे अनुच्छेद 49 स्मारकों का संरक्षण, 49 नहीं दिया है इसमें, स्मारकों का संरक्षण 49 में है। 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 में है
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये 2 इम्पोर्टेंट है। और 51 का मौलिक कर्तव्य है। 51 क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इसको हम कल देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। क्लास लंबी ना हो जाए इस वजह से छोटे-छोटे वीडियोज़ में हम पूरा कवर करेंगे। संविधान संशोधन, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, इनको 2, 3, 4 क्लास में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की रिवीजन अच्छी चल रही होगी। देखिए कुछ लोगों के प्रैक्टिस में नंबर कम आ रहे होंगे, तो प्रैक्टिस करना बंद कर दीजिए, नहीं तो होपलेस हो जाएँगे। प्रैक्टिस में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। जीएस की समस्या है तो जीएस जहाँ से जो पोर्शन गड़बड़ हुआ है उसको देख लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, थोड़ा-सा रिवाइज़ करते चलिए चीज़ों को, जहाँ से जो मिले बस रिवाइज़ करते चलिए। ये समय है अपने आप को पूरी तरीके से निचोड़ देने का और पूरी एनर्जी के साथ 8 घंटे 10 घंटे लगिए अच्छे से। बट बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, हो जाएगा। ये मान के चलिए 80 के 75-80 नंबर आ जाएँगे तब भी बहुत है। जिनका मैथ वीक है वो डीआई पे काम कर सकते हैं, डीआई परसेंटेज और औसत थोड़ा-सा उस पे काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से नंबर गेन किए जा सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।